हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक शेयर कर रहे होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले डिस्कशन एनालिसिस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरटेक्चुअलिटी के बारे में। दोस्तों, टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कंसेप्चुअली इसके एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, इसके डिफिनीशन को पढ़ेंगे कि इंटरटेक्चुअलिटी होता क्या है, इंटरटेक्चुअलिटी आया किस तरह से, एंड देन हम एक एक करके इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि कोलेक्टिव क्या होता है, कोटेशंस क्या होती है, पैस्टिज क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, पैरोडी क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, एंड देन हम इंटरटेक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरटेक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कंट्रीब्यूशंस क्या है, इसके फायदे क्या है, क्या क्या चीजें हम इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं, कौन से एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं इंटरटेक्चुअलिटी के थ्रू, और क्या रोल प्ले करता है इंटरटेक्चुअलिटी किसी दूसरे टेक्स्ट के, और क्या रोल प्ले करता है इंटरटेक्चुअलिटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। दोस्तों, इंटरटेक्चुअलिटी जिस तरह के नाम से हमें जाहिर है, इंटर मीन्स दाखिल होना, यानी कि किसी भी चीज में दाखिल होना, टेक्सचुअलिटी यानी कि टेक्स्ट के अंदर दाखिल होना, किसी भी टेक्स्ट के अंदर दाखिल होने को इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। अब ये दाखिल होना क्या होता है या किस तरह होता है, इसको हम डिफिनीशन में अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर हम देखें, द शॉपिंग ऑफ वन टेक्स्ट मीनिंग बाय अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। द शॉपिंग ऑफ वन टेक्स्ट मीनिंग, किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग, उसके वर्ड्स नहीं एग्जैक्टली, ना ही उसकी कॉपिंग हो, बल्कि इसकी मीनिंग को शॉपिंग करना, यानी कि इसको बरो करना, बाई करना, बाय अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। दूसरा टेक्स्ट उसके मीनिंग को बाई करे या बरो करे तो इसको हम इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम प्लेजरिज्म की बात करें तो प्लेजरिज्म एक पूरे टेक्स्ट को कॉपी करना और उसको अपने तौर पर पेश करने को प्लेजरिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसकी मीनिंग को शॉपिंग करना, इसको बरो करना, और वो भी एक टेक्स्ट जब दूसरे टेक्स्ट का करता है। And then this concept of intertextuality was introduced by Julia Krista, who argued against the concept of a state as an isolation entity which operates in a self-contained manner, and stated that texts are alludes or references to other texts. Means के text isolation में नहीं रहता, means के every text is a mean of references to other texts, genres and discourses. और उसी टेक्स्ट के अंदर हम कल्चरल ऑब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे, यानी कि एक टेक्स्ट में अगर हम इनको शामिल करें या एक टेक्स्ट को अगर हम इनके थ्रू रिप्रेजेंट करें तो जरूर ये टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा या दूसरे टेक्स्ट के साथ इसकी रिलेशन होगी या वो किसी दूसरे टेक्स्ट को रेफरेंस देगा। जूलिया क्रिस्टा के इस कंसेप्ट के रिलेटेड अगर हम एक कोट को नरेट करें, means that the death of the author and birth of the reader. बर्तेस ने जो के कहा था कि डेथ ऑफ द अथर, यानी कि टेक्स्ट के अथर को नहीं देखा जाता, और टेक्स्ट की जो यूनिटी होती है वो इसके ऑरिजिन में लाई नहीं होती है कि ये टेक्स्ट किसने लिखा है, कहाँ से आया है, बल्कि टेक्स्ट की जो यूनिटी है या जो इसकी इंपॉर्टेंस है या जो रोल है वो किस चीज में लाई होता है, एंड बर्थ ऑफ द रीडर, वो बर्थ ऑफ द रीडर में लाई होता है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है, इस टेक्स्ट की डेस्टिनेशन क्या है, कौन कौन लोग इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कहाँ तक इसकी मंजिल है इस टेक्स्ट को। तो सो मीन्स के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंटरटेक्चुअलिटी के कंसेप्ट के मुताबिक कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं है, जरूर उस टेक्स्ट का किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रेफरेंस होगा या एलोड्स करता होगा। Now, if we come to the elements of intertextuality, then the first one we have is quotations. कि quotation किस तरह intertextuality में रोल प्ले करते हैं, किस तरह हम quotation के थ्रू intertextuality को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So quotations क्या होते हैं? Quotations is the repetition of expression. So quotations क्या होते हैं? Repetition of expression or group of words है, यानी कि एक एक्सप्रेशन को जब हम दोबारा एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट में तो इसको कोटेशन कहते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम अनदर टेक्स्ट, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि किसी दूसरे टेक्स्ट से आपने लिया होता है और वो किसी दूसरे टेक्स्ट और वो आप किसी तीसरे टेक्स्ट में इसको रिपीट करें या इसको दोबारा कोट करें तो इसको कोटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि वो कोटेशन या वो वर्ड्स या वो एक्सप्रेशन का जो हवाला है वो उस ओरिजिनल सोर्स को जरूर दिया गया हो, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्सप्लिसिटली इसको एट्रीब्यूट किया हो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ।
फादर, फॉर एग्जाम्पल यूथ इज द होप ऑफ द फादरलैंड। तो इसका एक स्पेसिफिक या एक्सप्लिसिटली एट्रीब्यूट है उस टेक्स्ट के साथ जहां से ये लिया गया है। The second one is calcio. Calcio is a word or phrase in one language and whose semantic components such as words or parts of a word are translation from another language. यानी कि calcio एक वर्ड या फ्रेज को कहता है जिसके सेमेंटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो इसके मीनिंग्स के साथ रिलेटेड हो, वर्ड्स के साथ नहीं बल्कि उसके मीनिंग्स के साथ रिलेटेड हो, वो क्या हो, ट्रांसलेशन हो किसी दूसरे लैंग्वेज से। Now, if we come to the third element of intertextuality, then we have plagiarism. So, plagiarism क्या होता है कि taking someone else's work or ideas and presenting it as oneself. यानी कि किसी दूसरे शख्स के वर्क को या उसके आइडियाज को कॉपी करके उसको लेके अपने थ्रू प्रेजेंट करने को प्लेजरिज्म कहते हैं। तो मीन्स कि इंटरटेक्चुअलिटी में इसका रोल होता है, यानी कि इंटरटेक्चुअलिटी इसके मानी को बरो करता है या कॉपी करता है और फिर वो उसको रेफरेंस दे के, मीन्स कि इंटरटेक्चुअलिटी में इसका रोल होता है क्योंकि इसकी मीनिंग समहाउ कॉपी हो जाती है या बरो हो जाती है और फिर उनको रेफरेंस दे के प्रेजेंट किया जाता है किसी दूसरे टेक्स्ट में। And then the next element which we have is a pastiche. Pastiche एक वर्ब होता है आर्ट का, लिटरेचर का, म्यूजिक का, मूवीज का एटसेट्रा का, जो कि इमिटेशन होता है किसी भी प्रीवियस वर्क का। यानी कि जब कोई वर्क ऑलरेडी मौजूद है, जब कोई रिटन वर्क ऑलरेडी मौजूद हो और कोई दूसरा वर्क जो कि आर्ट का हो या लिटरेचर का हो या म्यूजिक का हो या मूवीज का हो, वो उसको कॉपी करे तो इसको हम पैस्टिच कहते हैं। एंड देन वी हैव पैरोडी। सो पैरोडी इज द ह्यूमरस और सैटिरिस्ट इमिटेशन ऑफ द स्टाइल ऑफ अ राइटर और द इमिटेशन ऑफ अ जॉनरा राइटर आर्टिस्ट। किसी भी राइटर की स्टाइल को कॉपी करना या किसी भी राइटर की जॉनरा की या आर्टिस्ट को कॉपी करना एक ह्यूमरस वे में, एक मॉकिंग वे में, तो इसको हम पैरोडी कहते हैं। मीन्स कि ये एक तरह से इंटरटेक्चुअलिटी में रोल प्ले करती है क्योंकि हम इसकी मीनिंग की शॉपिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर और हम इमिटेशन कर रहे होते हैं। सो एंड देन द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेशन। Translation is the process of translating narrative words or text changed from one language into another. यानी कि जब आप किसी नैरेटिव को, किसी अल्फाज को या टेक्स्ट को चेंज करते हो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हो तो मीन्स कि आप उनकी मीनिंग की शॉपिंग कर रहे होते हो, उसकी मीनिंग को आप ट्रांसलेट कर रहे होते हो। तो इसी तरह ये एक इंटरटेक्चुअलिटी में रोल प्ले करता है। एंड देन अगर हम इंटरटेक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस की तरफ आ जाए कि इंटरटेक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह के हमने पहले कहा कि कोई ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, हर टेक्स्ट जरूर किसी न किसी टेक्स्ट को अलूड करती है या रेफरेंस दे देती है। तो जब इस तरह होता है तो इंटरटेक्चुअलिटी क्या करती है, मेक्स रिचर रीडिंग एक्सपीरियंस, या आपको रिचर रीडिंग एक्सपीरियंस दे देती है, यानी कि आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस को और भी रिचर करती है और भी बढ़ाती है क्योंकि उसमें डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट थॉट्स इंक्लूड हो जाते हैं, किसी दूसरे टेक्स्ट को रेफरेंस दिया जाता है और उसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन और भी बढ़ जाती है। तो आपकी लैंग्वेज एक्सपीरियंस और रीडिंग एक्सपीरियंस में इसके साथ ग्रोथ हो जाता है। And when it does this, then it invites new interpreters. यानी कि ये न्यू इंटरप्रेटर्स को वेलकम करती है क्योंकि जब किसी टेक्स्ट को आप रेफरेंस दे देते हो या एल्यूड्स करती है कोई टेक्स्ट, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी होती है। इस इंटरप्रिटेशन के लिए मुख्तलिफ इंटरप्रेटर इसकी खोज लगाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन की कि क्या इसके अंदर छुपा है, इसकी मीनिंग्स क्या है। तो इसी तरह ये और इंटरप्रेटर्स को इन्वाइट करती है। एंड देन व्हेन इट डज दिस, सो इट ब्रिंग्स another context story idea into the text at hand. जब इस तरह करती है, जब कोई न्यू इंटरप्रेटर्स को इनवाइट करती है तो ये another context यानी किसी दूसरे टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को मौजूदा टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में लेके आती है या उस टेक्स्ट की स्टोरी को इस पहले वाले टेक्स्ट में लेकर इनकॉर्पोरेट करती है या उसके आइडियाज को लेके उस पहले वाले टेक्स्ट में डाल देती है। एंड इन डूइंग सो न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड इट गिव्स प्लेजर इन अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड कंटिन्यूटी। तो अगर हम इंटरटेक्चुअलिटी की डिफिनीशन को देखें, द शॉपिंग ऑफ टेक्स्ट मीनिंग बाय अदर टेक्स्ट, यानी कि एक शॉपिंग की मीनिंग को जब दूसरा टेक्स्ट
बरो करे, शॉपिंग करे, तो इसको हम इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। इंटरटेक्चुअलिटी की अगर हम एग्जांपल ले ले तो an example of intertextuality is writers borrowing and transforming of a prior text and incorporating an aspect of it in a new text। तो जब राइटर कोई टेक्स्ट को बोरो करता है और उसको फिर ट्रांसफॉर्म करता है उसके प्राइवर टेक्स्ट को, और देन वो शामिल कर देता है उसके एक एक्सपेक्ट को किसी नए टेक्स्ट में, तो इसको हम इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। अगर इंटरटेक्चुअलिटी के एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए हम, इससे आप पेपर के लिए अच्छी तरह नोट तैयार कर सकते हो, पेपर के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। The notion was introduced by Julia Krista. She argued against the concept of text as an isolation entity, यानी कि text isolation में नहीं हो सकती। Text is isolation which operates in a self-contained manner, and stated that when a text loads or reference another text, every text and we can insert any cultural object there, for example image, film, web content, mosaic etc. is a mean of references to other text genres and discourses। तो इमेज के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, वेब के थ्रू, ये सब चीज़ें उन कल्चर्स के अंदर दूसरे टेक्स्ट को ज़रूर रेफरेंस दे देती है। यानी कि एक टेक्स्ट एक आइसोलेशन एंटिटी नहीं हो सकती जो सेल्फली सिर्फ ऑपरेट कर रहा हो, बल्कि ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती है उनकी रेफरेंसेस में। एलिमेंट अगर हम देखें इंटरटेक्चुअलिटी की, तो कोटेशन को अगर हम देखें इज द रिपीटिशन ऑफ वन एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ अनदर वन, particularly when the quoted expression is well known or explicitly attributed by citation to its original sources। For example, youth is the hope of the fatherland। तो इसको आप देख सकते। इसके बाद काल्क्यू को आप देख सकते हो, इज अ वर्ड और फ्रेज इन वन लैंग्वेज होज सेमियोटिक कंपोनेंट्स सच एज वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, यानी कि उनसे इनको ट्रांसफॉर्म किया गया हो किसी दूसरे लैंग्वेज से। आल्सो नोन एज लोन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड स्पेनिश, लोन ट्रांसलेशन भी उसको कहते हैं। सो यू गाइज नो अबाउट प्लेजरिज्म, दैट कॉपिंग द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ अनदर पर्सन एंड प्रेजेंटिंग इट विद योर ओन नेम, यानी कि अपने नाम से उसको प्रेजेंट करना, उसको पब्लिश करना कंप्लीटली, तो इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। And then parody, a humorous or satiric imitation of a serious piece of literature or writing, यानी कि and then intertextuality की इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें कि इंटरटेक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, then we recognizing and understanding intertextuality leads to a much richer reading experience which invites new interpreters as it brings another context, idea, story into the text at hand, यानी कि वो न्यू इंटरप्रेटर्स को इनवाइट करता है और इसके साथ साथ वो अनदर टेक्स्ट आइडियाज और स्टोरीज को उस टेक्स्ट के अंदर लाती है। A new layer of meaning are introduced on, there is a pleasure in sense of connection and the connectivity of text and of culture। तो फिर उसमें एक प्लेजर महसूस होती है जब उनको आप कनेक्ट करते हो। These connections mean that a responder is engaging with a broader literary heritage than just a discrete text। ना सिर्फ वो उस टेक्स्ट को बल्कि वो एक ब्रॉडर लिटरेरी हेरिटेज के साथ इंगेज कर रहा होता है जब वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करे, जब वो टेक्स्ट को, फिल्म्स को, मूवीज़ को एंड देन इस तरह इंटरप्रेटर्स को इनवाइट करे।